गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, क्वांटम नंबर। थोड़ा सा पहले उसके बारे में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वांटम नंबर एक बिल्कुल नया टर्म था, लेकिन अब आप में से कई लोग बुक में रीडिंग डाले होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में उसके बारे में बताएं तो थोड़ा सा कंसेप्ट बना। पेशेंस रखोगे आप में से कई लोग क्या होता है, बहुत जल्दीबाजी में घबरा जाते हैं। कई चीज समय के अनुसार से जो है वो समझ में आता है। हम उन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो अभी जितनी जानकारी है वहां तक आपको समझ में आ सके, इसलिए थोड़ा सा सामने वाले पर बिलीव भी करना होगा। क्वांटम नंबर इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का ये सेट है जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन इन सब के बारे में बताता है कि किसी एटम में कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट, किस सब ऑर्बिट, किस ऑर्बिटल में है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन सब को हम लोग 4 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्प्रिंग क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल के बारे में पता चलता है, इन्हें n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसेल के बारे में बताता है। आप बुक पढ़े होंगे तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में भी कंसेप्ट देता है। इन्हें L से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका वैल्यू n के हर एक वैल्यू के लिए 0 to n-1 तक जाता है। अब आज थर्ड हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल क्या है, एक टॉपिक है, चारों क्वांटम नंबर के बाद में उसके बारे में आते हैं। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल स्पेस में ये किस तरीके से एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर है, इनके बारे में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। और सिंपल तरीके से इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस पार्टिकुलर ऑर्बिटल में है उनके बारे में ये बताता है। इन्हें ml से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट्स वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -L टू +L। इनका वैल्यू -L से लेकर +L तक जाता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ L। L के हर एक वैल्यू के लिए इनका माइनस से लेकर के प्लस तक जाता है। अब इस वाले पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं। जैसे अगर L का वैल्यू 0 है तो ml का वैल्यू अगर हमें लिखना है 0 यानी कि S, तो ml का वैल्यू -L टू +L, तो यहां पर सिर्फ इनके लिए 0 ही होगा, क्योंकि 0 का ना तो माइनस होता है और ना ही प्लस होता है। वहीं अगर हम लोग L का वैल्यू 1 रखते हैं यानी कि P सबसेल, तब इस कंडीशन में ये -L टू +L जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -1, 0 और +1। P सबसेल को यहां पर 3 ऑर्बिटल्स में बांटा गया है। 0 के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, यहां P सबसेल में 3 ऑर्बिटल आ गए, यानी यहां 3 बॉक्स ड्रॉ करते हैं। एक को कहा जाता है px, दूसरा हो गया py और तीसरा हो गया pz। उसी तरह से अगर L का वैल्यू 2 है तो इन्हें D से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि -L से +L तक जाता है तो ये वैल्यू हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। देखो तो टोटल इस D सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इन्हें लिखा जाता है dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। अभी तुरंत है कि px, py और pz क्या है हमको समझ में नहीं है,
आज ही क्लियर होगा ये px, py और pz क्यों कहा गया है। अभी सिर्फ हम इतना बताएं कि अगर l का वैल्यू पता है तो ml का वैल्यू -l से +l तक होता है, यानी ml का वैल्यू l पर डिपेंड करता है और हर एक l का वैल्यू n के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहां पर 2 अगर है यानी कि d, तो इसमें इतने ऑर्बिटल्स हो। उसी तरीके से अगर l का वैल्यू 3 हो तो s3d, अगर l का वैल्यू 3 है तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं f। तो देखो ml का वैल्यू कहां तक जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, यानी यहां टोटल 7 ऑर्बिटल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्बिटल आएगा। तब यहां से आप समझ सकते हो कि अब इसके बाद में अगर l का वैल्यू 4 हो तो -4 से लेकर के +4 तक जाएगा। अगर l का वैल्यू 5 है तो -5 से लेकर के +5 तक हो। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर देखे कि l का वैल्यू अगर 0 हो तो s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल सिर्फ एक ही होगा, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। तो इसे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इनके लिए फार्मूला है 12 + 1, यानी इनका यूज करके कर सकते हैं। अब l का वैल्यू कहीं रख दीजिए, जैसे अगर l का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो यहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 0 करने का मतलब क्या हो गया, s। अब इस फार्मूले पर पुट करो, 2 × 0 0 एंड 1, यानी कि यहां पर सिर्फ 1 ऑर्बिटल आएगा। तो इसलिए ऑर्बिटल को यहां हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर l का वैल्यू 1 रहा यानी कि p, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो यहां 1 पुट करोगे तो 2 × 1 2 एंड +1 3 होगा, यानी -1 इस जगह पर आप 0 रखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, और इस जगह पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 हो गया। तो इस 3 को हम लोग इस तरीके से 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2 है यानी कि d, तो यहाँ पुट करोगे तो 2 2 जा 4 एंड 1 5, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होगा। तो यहाँ पर ये 5 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। हर एक ऑर्बिटल यानी कि 1 बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनके लिए भी एक फार्मूला है, आप लिख सकते हो 2 × 12 + 1, यानी कि जस्ट डबल कर देंगे इससे, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड था। फिर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू -l से +l तक जाता है थ्रू 0 को लेते हुए। ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये ओरिएंटेशन वर्ड क्या है आगे हम जब बताएंगे तब समझ में आएगा। इनका वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फार्मूला हो गया 12 + 1, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला हो गया 2 × 12 + 1। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड था। अब इसके बाद में लास्ट क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ में आते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर 4th क्वांटम नंबर है और इन्हें हम लोग ms से रिप्रेजेंट करते हैं। 4th क्वांटम नंबर एक स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इस स्पिन क्वांटम नंबर को ms से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बताता है, यानी कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। अब इसको समझो, जैसे आप सोलर सिस्टम के बारे में पता होगा कि अगर ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ में अर्थ घूम रहा है, इसको पूरा एक सर्किल कंप्लीट करने में
365 डेज लगते हैं, यानी कि 1 ईयर। लेकिन जब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, एट द सेम टाइम ये प्लैनेट अपने एक्सिस पर भी घूम रहा होता है, और इसके इस एक्सिस पर घूमने की वजह से दिन और रात होता है, यानी कि 24 आवर में अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। यानी कि इनका दो तरह का रोटेशन हो गया, एक तो ये सन के चारों तरफ में मूव कर रहा है और दूसरा अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा होता है और अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी करता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनके एरो का डायरेक्शन ऊपर या नीचे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और अगर डाउनवर्ड है तो इन्हें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और ये बताता है कि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्योंकि रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका डायरेक्शन अलग होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकली आप देखे होंगे, अगर आप फिजिक्स लैब में गए होंगे तो वहां आपको बार मैग्नेट मिला होगा, बिल्कुल माचिस के डब्बे के जैसा होता है बार मैग्नेट का कवर, और यहाँ इस तरीके से इन्हें अरेंज किया जाता है, रखा हुआ रहता है। रखने में देखोगे सीक्वेंस आप कि यहाँ अगर इसका नॉर्थ पोल है तो दूसरे का साउथ पोल होगा, यहाँ अगर इसका साउथ पोल है तो इसका नॉर्थ पोल होगा। रीजन ये कि इसके नॉर्थ पोल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है साउथ पोल, और इसके साउथ पोल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है नॉर्थ पोल। अगर इन दोनों को सेम डायरेक्शन में रखते हो तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में सेम एक दूसरे को रिपेल करता है, तो उस रिपल्सन की वजह से इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होने लगेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होने लगेगा, इसलिए इसे अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें न्यूमरल वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग +1/2 यूज करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग -1/2 यूज करते हैं। यानी अगर +1/2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और -1/2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 4 क्वांटम नंबर था। पिछले क्लास का वीडियो याद करो, बताया था कि 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद में फिर से हम वापस आएंगे, और फिर वहां पे क्लियर होगा जाकर आपके पास में ये 4 क्वांटम नंबर बताता क्या है। तो इसलिए पेशेंस रखोगे, पेशेंस फिर से रिपीट करें। ऐसा नहीं कि आप जब वो वीडियो देखकर फिर तुरंत क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, आपको पेशेंस रखना है। ये 4 क्वांटम नंबर पर फिर से जब हम लोग आएंगे कन्फिगरेशन के बाद में सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को ns से रिप्रेजेंट करते हैं। n का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है, और ये सेल के बारे में बताता है। l का वैल्यू 0 to n-1 तक जाता है, और ये सबसेल को बताता है, यानी ये सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इनका वैल्यू -l से +l तक जाता है, और ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल का 3 डायमेंशन में किस तरीके का ओरिएंटेशन है। और ms का वैल्यू या तो +1/2 हो सकता है या -1/2, और ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओरिएंटेशन का मतलब अभी आप समझोगे, 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका अरेंजमेंट कैसे है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, x पर है, y पर है, z पर है, उनके बारे में बताता है। तो ये समराइज्ड फॉर्म हो गया
प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। अगर इतनी बात को आप ध्यान में रखते हो तो इससे रिलेटेड आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। फिर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n and it give the information about cell. It is represented by its value ranging from 1 to infinite. और फिर बाकी का डिटेल तो बता ही है कि इसकी सहायता से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सबसेल के बारे में बताता है और इनका वैल्यू 0 to n-1 तक जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L से +L तक होता है और स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ होता है और ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो क्वांटम नंबर में इतने सारी बात को आप याद रखिएगा, बस अभी इतना ही आप जानने की कोशिश करें। अब इन चारों क्वांटम नंबर के कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। पहले आपको बताया था कि ऑर्बिटल आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी है। ये ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल ऑर्बिटल का डिफिनेशन है, इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस, इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस इन एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा हो, दैट थ्री डायमेंशनल स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे ये एटम का सेंट्रल पार्ट हो गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्ट भी है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार से ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान से देखो, ये यहां रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, यानी कि इस तरीके से रिवॉल्व कर सकता है। इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ हो सकते हैं। अब इस सर्कुलर पाथ में जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी यानी जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जा सकता है वो उसका ऑर्बिटल कहा जाता है। जैसे अभी आप दानापुर में रहते हैं, अब दानापुर आपका अगर ये सेल हो गया तो आपका मोहल्ला उसका सब सेल हो गया और उस मोहल्ले में जो आपका घर है जहां आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पाए जाने का वो आपका ऑर्बिटल कहा जाएगा। जैसे अगर रात में 10 बज रहा है तो कोई घड़ी देखा तो समझ गया कि अच्छा अभी इतना टाइम हो रहा है तो ये अपने ऑर्बिटल में ही होगा। यानी कि जनरली आप 10 बजे अपने घर में ही पाए जाएंगे। तो जहां इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। इस ऑर्बिटल में अगर हम लोग एस ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। यहां हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारा पार्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। स्फेरिकल होता है और थ्री डायमेंशनल वे में थ्री डायमेंशन का कंसेप्ट होगा आपके पास। सपोज अगर इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इस एक्स वाई जेड में एस का शेप स्फेरिकल होता है, यानी कि इस तरीके से दिखेगा, यानी ये एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस एरिया में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आप देखोगे तो डॉट और डॉट करके ये दिया हुआ है। ये बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑर्बिटल है पी शेप, पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल का शेप डबल होता है। सेकेंड ऑर्बिटल पर आते हैं, इट इज पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल का अगर शेप देखें हम लोग तो पी ऑर्बिटल का शेप डबल होता है। डबल एक्सरसाइज जो करते हैं, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डबल कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखे, ये डबल शेप हो गया। अब देखना यहां पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पी एक्स क्यों कहा गया, इसे पी वाई क्यों कहा गया और इसे पी जेड क्यों कहा गया। ये बोर्ड पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट करना होगा, यहां बोर्ड पर से देख करके। मैथ्स में जिस तरह से एक्स वाई जेड लिखते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई
Z, यहाँ भी X Y Z, यहाँ भी आ गया ये X Y और ये Z। अगर ये डंबल X एक्सिस पर रहा, यानी इस तरीके से, तो इस ऑर्बिटल को px कहा जाता है। अगर ये y एक्सिस पर रहा तो ये py कहा जाता है, और अगर ये z एक्सिस पर रहा तो ये pz कहा जाता है। अब हमको लगता है कि px, py, pz आपको समझ में आ गया होगा। ये x, y और ये z तीनों में मैथ्स में जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस बेस को इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा जाता है। वहां x लिखा हुआ था, हम उसी वाले पार्ट पर गए। आगे जब हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जाएंगे, तो वहां पर एज ए कन्वेंशन z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। लेकिन अगर अभी हम लिखेंगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि कहीं पर भी x, y, z हो, जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हो, ऐसे ड्रॉ किया हुआ, सपोज यहाँ z दे दिया, यहाँ x दे दिया और यहाँ y दे दिया, और ये डायग्राम बना है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये किस p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो आप, ये डंबल किस ऑर्बिटल, किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर, यानी ये px को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, सपोज यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ z है, और ये ऐसे बना हुआ है, आप बता सकते हैं ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये z एक्सिस पर है, इसलिए ये pz ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप x, y और z को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ये नीचे वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ ये p सबसेट, p ऑर्बिटल वाले पार्ट को नोट करना है। p के बाद में अब हम लोग d ऑर्बिटल पर आते हैं। d ऑर्बिटल सिलेबस में हम लोग को डायग्राम जो पढ़ना है वो सिर्फ s, p और d ऑर्बिटल तक के बारे में पढ़ना है। d में इनका शेप डबल डंबल होता है, डबल डंबल, और इसमें 5 आता है। 3 का बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल होता है और बाकी के 2 डिफर करते हैं। कुछ एक जगह पर मजबूरी होता है स्टूडेंट को बताना कि आप जो इसे याद रखिएगा। यहां पर भी कुछ एक पार्ट जो उसी तरीके से है। ये x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y और z। एक होता है dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा dzx, फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ dxy लिखे और ऊपर में लिखा हुआ है कि ये डबल डंबल है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा है कि x पर होगा दूसरा y पर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात, जैसे हम लोग अगर मैप देखते हैं तो लिखते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन माना जाता है कि ये ईस्ट है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है,
तब इन्हें हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, यानी कि NW से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से एक्स वाई का मतलब एक एक्स और वाई के बीच में है, वाई जेड का मतलब एक वाई और जेड के बीच में है, जेड एक्स कहने का मतलब एक जेड और एक्स के बीच में है। यानी इस पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। इन तीनों में एक कॉमन होगा इस तरीके से, इन तीनों में एक कॉमन 3 डायमेंशनल में एक ये कॉमन हो गया। अब बाकी अभी जो कंसेप्ट समझा उसके अनुसार से एक्स वाई करने का मतलब ये वाई है, ये क्या है एक्स, तो इनके बीच में। अब आप देखो ये जेड पर नहीं है, ये कंफ्यूज मत करना। इस तरीके से अगर मान लीजिए एक्स है, ये वाई और ये जेड है, तो जो ऑर्बिटल है वो इसके ऊपर में नहीं है, इस एक्स और वाई के बीच में, यानी कि यहां पर। तो जब आप 2 डायमेंशन पे बनाओगे तो लगेगा कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो ये जेड पर नहीं है, इस एक्स और वाई के बीच में है यहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा गया dxy। ये वाई और जेड के बीच में, देखो यहाँ वाई और यहाँ जेड है, तो इसके बीच में ये पार्ट आएगा dyz। ये z है और ये x है, तो इनके बीच में ये पार्ट आ जाएगा dzx। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक x एक्सिस पर होगा और दूसरा y एक्सिस पर। कुछ एक जगह पर देखोगे तो कहेगा dxy को अगर आप 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां से इसको रोटेट कर, और dz स्क्वायर में एक डबल z एक्सिस पर होता है और दूसरा डिलोकलाइज्ड फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डायग्राम हो गया dz स्क्वायर का। अब फिर से ध्यान ये रखना है आपको कि dxy, dyz, dzx में पहले तो एक कॉमन बना दी। आप वीडियो को रिपीट करके देखो कि किस तरीके से बनाए हैं, और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ड्रॉ करने का। तो ऑर्बिटल में यहीं तक, आज यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम 2-3 क्लास लगाएंगे और फिर वहां से वापस आएंगे क्वांटम नंबर पर, और जाकर के इस चैप्टर को वहां पर एंड करेंगे हम लोग। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक का पूरा पार्ट पढ़ा दिया। जो सिलेबस में से हटाया गया है वो स्टार्टिंग का पोर्शन था, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। जो पीडीएफ देंगे उसमें पीडीएफ तो कम ही है, क्योंकि ज्यादातर डायग्राम बनाना है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।